डियर स्टूडेंट्स, टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संसद। बड़ा ही अति महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके ऊपर सीनियर सेकेंडरी, यूजी, पीजी और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। बड़ा ही आसान तरीके से जो है वो आज के इस टॉपिक को जो है वो हम करेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पूर्व जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो की नोट्स के जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं आज का विषय जो है भारतीय संसद। भारतीय संसद भारत की जो संस्थात्मक प्रणाली है वो ब्रिटिश संसद से ली, ब्रिटिश संस्थात्मक शासन प्रणाली की देन है। ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली से हमने जो है वो भारतीय संस्थात्मक प्रणाली जो है वो ली है। तो पहला ही जो प्रश्न अपना जो है वो आता है कि भारतीय संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से जो है वो ये ली गई। फिर आगे जो वो बात करें भारतीय संसद का संविधान में जो उल्लेख है तो संविधान के अंदर जो है वो किन अनुच्छेदों में भारतीय संसद का उल्लेख जो है वो किया गया है? तो संविधान का भाग है 5वां। संविधान का भाग कौन सा है? 5वां। संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद है 79 to 122। इन अनुच्छेदों के अंतर भारतीय संसद के संगठन, उसकी जो है वो प्रक्रिया, उसके जो है वो कार्य का विस्तार से जो है वो वर्णन किया गया। अब हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन के ऊपर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी जो है वो महत्वपूर्ण आता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के अंग, तो भारतीय संसद के अंग, तो भारतीय संसद के मुख्यतः 3 अंग हैं। कितने अंग माने गए हैं? 3 अंग। भारतीय संसद के कितने अंग? 3 अंग। अब वो 3 अंग कौन कौन से हैं? 3 अंग हैं आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये संसद के, भारतीय संसद के 3 अंग माने जाते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके का और पुट किया जाता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद के सदन, भारतीय संसद के सदन, तो भारतीय संसद के सदन कितने हैं? तो भारतीय संसद के सदन जो हैं वो 2 हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ये एक जो है वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है कि भारतीय संसद के अंग हैं 3 और सदन है 2। अब जो अंग 3 है इसमें जो सदन है वो सम्मिलित है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, मुख्य तौर पर ये है। राष्ट्रपति का जो भूमिका ये है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा जो संसद की जो कार्रवाई है
जो संसद द्वारा जो है वो कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर जो हस्ताक्षर है वो राष्ट्रपति करते हैं। इस संसद का जो है वो सत्र को जो बुलाता है वो राष्ट्रपति जब सत्र का आह्वान करता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का जो है वो इसके साथ रोल जो है वो आ जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारतीय संसद के जो है वो सदन का जो संगठन है उसको। अब हम जो है वो ये बात करते हैं कि ये जो नाम है संसद के दो सदनों के जो नाम है वो है राज्यसभा और लोकसभा। ये नामकरण जो हुआ वो हुआ 1954 में। इनका नामकरण कब हुआ? 1954 में। इससे पूर्व जो है वो इन्हें किस नाम से जाना जाता था? जो राज्यसभा थी उसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? राज्य परिषद। और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? जनता का सदन। जनता का सदन। मीन्स ये प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है कि 1954 से पूर्व राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? राज्य परिषद के नाम से। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? जनता का सदन के नाम से जाना जाता था। क्लियर? अब हम अगली बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा को किस नाम का नाम है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। और संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन है लोकसभा। ये सभी क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हैं, ये बातें सारी। इनको क्लियर करके ही आप इस विषय को जो है वो, इस टॉपिक को जो है आप पूर्ण तरीके से तैयार कर सकते हैं। राज्यसभा है उच्च सदन और लोकसभा है इसमें निम्न सदन। अब हम आगे बात करते हैं। राज्यसभा जैसे नाम से पता लग रहा है राज्यों की प्रतिनिधि सभा। इसमें राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र है उनके जो प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। और लोकसभा जैसा नाम से ही जो वो पता लग रहा है कि लोगों की सभा। ये किसकी है? जनता की प्रतिनिधि सभा। जनता की प्रतिनिधि सभा। अब हम आगे बात करते हैं इनकी सदस्य संख्या। इनकी सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की सदस्य संख्या की हम बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम। अधिकतम 552। वर्तमान में राज्य की जो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या 239 है। ये वर्तमान है और ये अधिकतम है। इन बातों को आप नोट कर लेना साथ साथ में। और लोकसभा की जो है वो वर्तमान सदस्य संख्या जो है लोकसभा की वो कितनी है? 545। ठीक है, क्लियर। अब ये जो सदस्य संख्या है इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो है वो निर्वाचित सदस्य जो हैं, ठीक है, उनके साथ मनोनीत सदस्य जो हैं वो कितने हैं? राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य हैं 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? कुल 2 सदस्य। अब राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं इन्हें कौन मनोनीत करता है? यह प्रश्न है कि राज्यसभा में के सदस्यों को
कौन मनोनीत करता है? मनोनीत सदस्य है। तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में भी 2 सदस्य हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये क्लियर है। अब इसी के आगे प्रश्न जो है वो अपना उठता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये मनोनयन किस आधार पर होता है? राष्ट्रपति किन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, किन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाने हैं वो कौन से होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान। के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो है वो लोग हैं। ठीक है, ख्याति प्राप्त लोग जो है उनको मनोनीत कर सकते। और 2 सदस्य कौन से मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन। कौन से? एंग्लो इंडियन मीन्स जिन्हें अपने कहते हैं आंग्ल भारतीय। आंग्ल यहां तक क्लियर। अब हम अगली बात करते हैं इसकी कि ये सदस्य संख्या तो हमारी आ गई। अब इस सदस्य संख्या कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या? तो संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं, जो सिमिलर योग्यताएं है ना, वो है वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई समय समय पर जो होता है कि योग्यताओं को जो पूर्ण करता हो, पागल दिवालिया ना हो। लेकिन इसमें जो मेन चीज अपने को ध्यान में रखनी है वो है एज, कि आयु कितनी हो, जिसके ऊपर जो है वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है वो प्रश्न जो है वो पढ़ाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष। ठीक है जी। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष। अब यहां एक चीज अपने को फिर एक बार जो वो ध्यान देने वाली है कि कुछ लोग सीधा इसको याद कर लेते हैं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और ऑप्शन आता है कि राज्यसभा की सदस्य की जो है वो आयु कितनी वर्ष होती है, तो अपने कर देते हैं 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जबकि दोनों गलत। कैसे गलत है? क्योंकि 30 वर्ष यदि आपने कह दिया तो 30 वर्ष का मीन्स मतलब ये है कि ना तो 30 वर्ष से कम वाला सदस्य बन सकता है, ना 30 वर्ष से अधिक वाला सदस्य। तो इसके लिए सही लैंग्वेज क्या है? सही लैंग्वेज है कि या तो हो कम से कम 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष की 30 वर्ष, या फिर इसकी लैंग्वेज होती है कि 30 वर्ष या उससे अधिक, 30 वर्ष या उससे अधिक। ऐसे ही लोकसभा के केस में कि 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक आयु वाला। ठीक है जी, क्लियर। अब हम अगली बात करते हैं। अब जो है वो इसके जो है वो अगला जो क्वेश्चन जो है इसके ऊपर जो पूछा जाता है वो आता है इसका निर्वाचन। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो राज्यों की विधानसभा संघ शासित क्षेत्रों की जो है वो प्रतिनिधि जो है वो चुनाव करते हैं। ठीक है जी, इसके द्वारा कहते हैं राज्य विधानसभा और संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि।
निर्वाचन, हम लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन की बात कर रहे थे। जो राज्यसभा का निर्वाचन है वो राज्य विधानसभा और संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि जो मिलकर करते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होता है, व्यस्क मताधिकार का, व्यस्क मताधिकार का, व्यस्क मताधिकार प्राप्त जो नागरिक हैं वो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनके पदाधिकारी, पदाधिकारियों को। जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मुख्य है जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, सभापति। राज्यसभा के मुख्य किस नाम से जाना जाता है, सभापति। और उपसभापति। जो सभापति है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये चीज क्लियर कर लेना आप, ये प्रश्न जो है वो आपका आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, निम्न में से पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलकर जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जो लोकसभा है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है जी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से इसमें जो है वो एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी होता है। इसमें अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं गणपूर्ति। इसके ऊपर प्रश्न आता है गणपूर्ति के ऊपर। गणपूर्ति क्या है, गणपूर्ति का मतलब है कि कोरम मींस कि कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों कि सदन की कार्रवाई चल सके। तो सदन की कार्रवाई चलने के लिए कम से कम गणपूर्ति जो है, कोरम जो है वो है 1/10, मतलब 10वां हिस्सा जो है वो उपस्थित सदन में सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई जो है वो चल सकती है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं इसके कार्यकाल। कार्यकाल देखो, इसमें जो है वो कार्यकाल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा जो है वो है स्थायी सदन। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब राज्यसभा कभी विघटित नहीं, ठीक है। और लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कैसे है कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कह सकता है, विघटन भी जो उसका हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर जो लोकसभा भंग की जा सकती है, उसका विघटन हो सकता है। और आपातकाल की स्थिति में उसके कार्यकाल को जो है वो क्या है, बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए लोकसभा तो क्या है, अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। अब राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है, 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो का कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो जाता है। प्रति 2 वर्ष, प्रति 2 वर्ष बाद जो क्या आता है, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है वो पूर्ण हो जाता है और इसकी जगह जो है वो दूसरे 1/3 नवीन सदस्यों का जो कर लेता है। अब जो है वो आता है आपका लोकसभा का। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। क्लियर। अब हम आगे चर्चा करते हैं। यहां तक तो जो है वो
संसद के संगठन की जो है वो हमने बात की। अब जो है वो संसद के जो है वो सत्र होते हैं, ठीक है। सत्र में संसद की जो बैठकें जो है वो आयोजित की जाती है, आहूत की जाती है। तो संसद के सत्र को जो है वो के संबंध में कुछ शब्दावलियां हैं जिनके ऊपर जो है वो प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं। एक आता है आपका सत्रावसान। सत्रावसान, सत्रावसान क्या होता है? यह होता है कि संसद का जो सत्र है वो पूर्ण हो, ठीक है। संसद के सत्र के पूर्ण होने के बाद अगला जो है वो अनिश्चित समय के लिए संसद को जो वो स्थगित कर, वो क्या होता है? सत्रावसान, ठीक है। फिर आता है आपका विघटन। विघटन, विघटन कब होता है? जब इसका जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो, विघटन लोकसभा का हो सकता है, ठीक है जी, केवल लोकसभा का होगा। लोकसभा के प्रति, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यदि सरकार के प्रति जो है वो पारित हो गया तो लोकसभा का विघटन, क्लियर। फिर इसमें एक आता है आपका लैम डक सत्र। लैम डक सत्र क्या होता है? लैम डक सत्र होता है कि जो वर्तमान लोकसभा है, ठीक है, उसका जो है वो अंतिम सत्र, और नवनिर्वाचित जो है वो लोकसभा से पूर्व और वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र बुलाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? लैम डक सत्र के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे संसद की कार्य और शक्तियों की। कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों के अपने दोनों की जो है वो संसद के संदर्भ में दोनों की तुलनात्मक जो है वो भी देख लेंगे साथ में इसके। सबसे पहले आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां जैसे नाम से पता है कि कानून बनाना, ठीक है। तो संसद का जो मुख्य काम है वो क्या है? कानून का निर्माण करना, ठीक है जी। ये पावर जो है वो आपकी राज्यसभा और लोकसभा को इक्वलेंट है कि साधारण विधेयक जो है, साधारण कानून जो है, साधारण विधेयक जो है वो सर्वप्रथम किसी भी सदन में पूर्व में रखे जा सकते हैं, लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी एक सदन में पहले रखे जाएंगे। एक सदन में जो है वो बहुमत से पारित होने के बाद में वो विधेयक दूसरे सदन के पास जाएगा। द्वितीय सदन में भी यदि वो विधेयक पारित हो जाता है तो वो पारित विधेयक दोनों सदनों की द्वारा पारित होने के पश्चात वो विधेयक कहां चला जाता है? वो विधेयक चला जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और राष्ट्रपति इसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन करते हैं तो वो विधेयक जो है वो कानून लागू होता है, ठीक है, क्लियर। ये थी सामान्य स्थिति। अब स्थिति, दूसरी स्थिति की बात करते हैं जब एक सदन तो जो है वो साधारण विधेयक को जो है वो पारित कर रहा है लेकिन दूसरा सदन जो है वो में वो पारित नहीं हुआ, तो दोनों सदनों में यदि गतिरोध हो गया तो क्या होगा? तो इनकी जो है वो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक, संयुक्त सत्र जो है वो बुलाया जाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बैठक होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का। ये अधिवेशन कौन बुलाता है? ये अधिवेशन जो है वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा इस अधिवेशन को? राष्ट्रपति। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। सामान्य परिस्थितियों में तो साधारण कानून के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियां थी। राज्यसभा लोकसभा में से किसी भी सदन में जो है वो पारित होने
रखा जाएगा। पूर्व में दोनों सदनों की पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक लागू हो जाएगा। लेकिन गतिरोध की स्थिति में क्या था, गतिरोध की स्थिति में इसका संयुक्त अधिवेशन, राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। अब इस संयुक्त बैठक में जो पलड़ा जो भारी रहता है वो रहता है लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण, लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण उसमें जो है वो लोकसभा का बहुमत जो है वो रहता है और लोकसभा का जो निर्णय है वो बहुमत से पारित हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संसद के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का मतलब है कि संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण लगा सकती है। क्या कर सकती है? कार्यपालिका मीन्स वो नियंत्रण किस तरीके से लगाए, उस नियंत्रण के क्या तरीके हैं? वो नियंत्रण का पहला तरीका है प्रश्न पूछना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? प्रश्न पूछकर निंदा प्रस्ताव करना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्न पूछ सकती है सरकार से, मंत्रियों से संबंधित, उनकी निंदा कर सकती है, किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रति जो है वो ध्यान आकर्षित करा सकती है, और लास्ट में आता है अविश्वास प्रस्ताव। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल कहां रखा जा सकता है? लोकसभा में। और लोकसभा में इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को, मंत्रियों को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा जो है वो देना पड़ता है, मतलब सरकार का विघटन होता है। ठीक है जी। इसमें जो है वो क्या तरीका था नियंत्रण का? प्रश्न पूछकर, ठीक है जी। संबंधित प्रश्न जो है वो मंत्रियों से पूछे जा सकते हैं। दूसरा है निंदा प्रस्ताव, जिसमें किसी कार्य के लिए संबंधित मंत्री सरकार की जो निंदा है वो जो है वो की जा सकती है। तीसरा जो है वो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय के प्रति संबंधित मंत्री का जो है वो ध्यान है, सरकार का ध्यान आकर्षित करवा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव जिसके द्वारा जब वो सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है वो रखा है, और उसके बाद यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये किसके, ये पावर किसके पास है? केवल लोकसभा। तो लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसकी सरकार को, मंत्रियों को, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है वो एक और है, वो है स्थगन प्रस्ताव। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जो है वो विचार विमर्श करने के लिए जो वर्तमान जो सत्र की कार्रवाई है उसको स्थगित करने का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। किसी राष्ट्रीय महत्व पर, किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव जो है, ठीक है जी। इस स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 जो है वो सदस्यों को जो है वो प्रस्ताव करना चाहिए। और इसके साथ एक और आता है, वो आपका आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव होता है कि जो वाद विवाद जो है वो सदन के अंदर चल रहा होता है उसको समाप्त करके, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए ये कटौती प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उस प्रस्ताव पर जो है वो मतदान होता है, वोटिंग करवाई जाती है, ठीक है जी। तो किसी विषय पर यदि जो है वो
आपका वाद विवाद हो रहा है, वो चल रहा है, उसको जो है समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया है। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्तियां, इसमें जो है वो बजट की बात करते हैं। बजट जो है वो वित्त मंत्री जो है वो बजट को जो है वो प्रस्तुत करता है, और सर्वप्रथम जो है वो कहां पर जो है वो प्रस्तुत करता है, वो लोकसभा में प्रस्तुत करता है। लोकसभा में बजट के पारित होने के पश्चात वो राज्यसभा के पास चला जाता है। अब यहां राज्यसभा उस बजट को जो है वो 14 दिन तक जो है वो रोक सकती है। इसके पश्चात वो स्वतः जो है वो पारित मान लिया जाता है। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि बजट जो है वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और यदि कोई सरकार लोकसभा में बजट को पारित नहीं करवा पाती है, ठीक है, यदि कोई सरकार लोकसभा में बजट को पारित नहीं करवा पाती है तो सरकार का भी विघटन होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं संवैधानिक शक्तियों की। संवैधानिक शक्तियां, संवैधानिक शक्तियों का मतलब है संविधान में संशोधन। तो संविधान में संसद द्वारा जो है संविधान में जो वो संशोधन है वो किए जा सकते हैं। यहां पर भी संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करना। दूसरा है विशिष्ट बहुमत, संसद के विशिष्ट बहुमत से निर्णय। और तीसरा जो होता है वो होता है विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल, आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति भी जो है वो आवश्यक होती है। अब हम आगे बात जो है वो करते हैं इसकी शक्तियां, वो है निर्वाचन संसद। निर्वाचन संबंधी जो शक्तियां हैं वो है कि संसद के जो सदस्य हैं वो मिलके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में इनके साथ कौन सम्मिलित हो जाते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, फिर अगली जो इसकी जो है वो आपकी जो वो शक्ति जो इसकी आती है वो आती है विचार विमर्श। विचार विमर्श का कार्य संसद के अंदर जो है वो अति महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो है वो विचार विमर्श जो है वो किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर वो पूछता है, कहता है कि राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां या राज्यसभा की विशेष शक्तियां कौन सी हैं। विशिष्ट शक्तियां, तो इसमें मुख्यतः हम राज्यसभा की 2 विशिष्ट शक्तियों की बात करेंगे। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची के विषय
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को कह सकते हैं। मतलब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उसके ऊपर जो है वो कानून बनाने के लिए वो संसद को जो है वो कह सकती है। ठीक है। फिर दूसरी जो इसके अंतर्गत है वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए कह सकते हैं। नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये पावर भी किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है जी। ये आज का हमारा विषय जो था भारतीय संसद, भारतीय संसद के बारे में आज हमने पढ़ा। भारतीय संसद के संगठन के बारे में, उसकी कार्यशक्तियों के बारे में, उसकी कार्य प्रक्रिया के बारे में हमने जो है वो अध्ययन किया। फिर एक बार इसको समराइज कर दें। भारतीय संसद जो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 के अंदर जो है वो दर्ज है। इसमें जो है वो संसद के 3 अंग हैं, 2 सदन हैं संसद के, जिसकी जो है वो चर्चा हमने यहाँ की है, जिसमें जो है वो उनकी सदस्य संख्या की बात, योग्यता की, निर्वाचन संबंधी बात जो है वो हमने यहाँ की है। उसके बाद इसकी शक्तियां जो है वो हमने विस्तार से यहाँ वर्णित की है। तो आज का ये हमारा विषय था भारतीय संसद। एक बार फिर से पुनः आग्रह, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।